वेलकम टू आई स्टॉपर्स फ्रेंड्स। हम इंडियन इकोनॉमी के वो सारे टॉपिक्स यहाँ पर देख रहे हैं जो प्रीलिम्स 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जो यहाँ पर टॉपिक देख रहे हैं, जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और ये बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए ये काफ़ी अनप्रोनाउंसेबल एक वर्ड है। तो मैं इसे पढ़ने की कोशिश करती हूँ और देखते ये है क्या और इसके बारे में क्या न्यूज़ थी। फ्लॉकिनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन। I'm again reading it. Floccinocini hilipilification. So what was the news? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को जो इकोनॉमिक ग्रोथ की एस्टिमेट्स है इंडिया की, वो उन्हें काफ़ी अच्छी नहीं लग रही है और इस स्टेटमेंट के लिए और या उनकी सोच के लिए इस कमेटी ने बोला कि ये एक फ्लॉकिनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन टाइप की जो है वो जजमेंट है। तो हम देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया। ये जो वर्ड है वो वर्ड की जो मीनिंग है उसके वो किसी भी चीज़ की शून्यता या फिर वर्थलेसनेस को दर्शाता है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ जो मीनिंगलेस है या फिर जिसकी बहुत वैल्यू नहीं है, वैल्यू ही नहीं है बल्कि, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम लोग ये जो वर्ड है फ्लॉकिनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन ये टर्म यूज़ करते हैं। इस जो वर्ड है उसका वर्ड का जो रूट है वो लैटिन है, जहाँ पर लैटिन में उसका मीनिंग होता है लिटिल वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तरफ से ये स्टेटमेंट और ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि सेवरल इकोनॉमिस्ट ने जो इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेट्स है उसके ऊपर उन्होंने डाउट जो है वो क्रिएट किए। उनको ये लगता है कि जो एस्टिमेट्स जो अभी आ रहे हैं आरबीआई की तरफ से इंडिया की जीडीपी के लिए, वो ग्रोथ एस्टिमेट जो है वो सही नहीं है या फिर वो बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज किए हुए नहीं है। तो उन इकोनॉमिस्ट के व्यू के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये वर्ड यूज़ की अपने एक स्टेटमेंट में और नलीफाई किया उन इकोनॉमिस्ट के थॉट्स को, कहते हुए कि उनकी जो थॉट है वो बहुत ही उस थॉट की लिटिल वैल्यू है। लिटिल वैल्यू मतलब फ्लॉकिनोसिनी हिलिपिलिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सह्याद्री मेघा। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल साइंसेज ने, जो कि कर्नाटका में है, एक नई तरह की पैडी मतलब जो राइस होती है या जिसे हम हिंदी में धान बोलते हैं, उसकी एक न्यू जो वैरायटी है उसे डेवलप किया है। उसका नाम है सह्याद्री मेघा। सो ये एक रेड पैडी है और रेजिस्टेंट टू ब्लास्ट डिजीज़, मतलब ब्लास्ट डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्ट करती है और न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी रिच है। तो 2-3 यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक आपको दिख रहे हैं। एक की ये रेड पैडी है, सेकंड की ये ब्लास्ट डिजीज़ के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है कि जल्दी से ब्लास्ट डिजीज़ जो राइस पैडी में अक्सर लग जाती है वो इस राइस पैडी में नहीं लगेगी। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, बल्कि रिच भी है न्यूट्रिएंट्स में काफ़ी ज़्यादा और अच्छा है। ये 2 तरह के राइस पैडी वैरायटी को मिक्स करके क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाई गई है। सबसे पहले जो एक राइस पैडी है वो ज्योति नाम से है, सेकंड है अकालू जो राइस पैडी है वो डिजीज़ रेजिस्टेंट पैडी है। तो इसके और ज्योति के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग करके ये जो नई तरह की सह्याद्री मेघा पैडी बनी है वो काफ़ी अच्छी है। ये एक मीडियम टर्म पैडी है जिसमें अगर मॉनसून डिले हो गया, बारिश अगर डिले हो जाती है, तो उस समय पे ये जो है वो ग्रो कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ये बहुत जो एक लॉन्ग कंप्लीट ड्यूरेशन होती है राइस पैडी की, जो फर्स्ट में अगर वो डिले हो जाती है, मॉनसून इस फेज़ तक नहीं आता है, तो इतने टर्म में ये पैडी जो है वो ग्रो कर सकती है। तो एक तरह से ये फार्मर्स के लिए अच्छा है कि उन्हें लॉस नहीं उठाना पड़ेगा अगर मॉनसून डिले है तो भी। आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं कि जो मॉनसून जैसे ही शुरू होती है, जो पैडी की सोइंग होती है वो शुरू हो जाती है। तो इसलिए अगर मॉनसून डिले होता है तो फार्मर्स जो है वो काफ़ी लॉस उठाते हैं, वो राइस जो है वो सही टाइम पे हार्वेस्ट नहीं कर पाते और फिर मार्केट में उनके अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। ये सोइंग के बाद मतलब रोपे जाने के बाद 120 दिन के अंदर हार्वेस्ट किया जा सकता है और इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है
वो अदर राइस वैरायटीज़ के कंपैरिजन में 12.48% ज़्यादा है। ये इमेज में आप देख रहे हैं, दिस इज़ द एग्जाम्पल या दिस इज़ द पिक ऑफ सह्याद्री मेघा। ये राइस पैडी है, रेड पैडी जिसको हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिनेस ऑफ लोकस्ट्स। सो ये मिनेस ऑफ लोकस्ट क्या है? लोकस्ट क्या है? लोकस्ट एक्चुअली टिड्डों को बोलते हैं। तो रिसेंटली पाकिस्तान और सोमालिया ने, रिसेंटली यहाँ कहने का मतलब है 2019 में, लास्ट ईयर, पाकिस्तान एंड सोमालिया ने लोकस्ट इमरजेंसीज डिक्लेयर की है। आई थिंक मैं यहाँ पर रॉन्ग हूँ, ये जनवरी के फर्स्ट और दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ हुआ था। पाकिस्तान एंड सोमालिया ने लोकस्ट इमरजेंसी डिक्लेयर की। ये आप देख सकते हैं, ये टिड्डियों को ये बच्चा अपने खेतों से भगा रहा है। हम समझते हैं कि ग्लोबल लोकस्ट इमरजेंसी क्या होती है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये जो 3 स्पॉट्स हैं अभी वर्ल्ड के, कौन कौन से? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, रेड सी एरिया एंड साउथ वेस्ट एशिया में कहा है कि जो लोकस्ट की एक्टिविटी है, जो वहाँ पर वो थ्रेट कर रहे हैं, वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। मतलब जो नॉर्मल वहाँ पर एक तरह की एक्टिविटी रहती है लोकस्ट की, उससे ज़्यादा है और एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। और फिर उसके बाद जो है एक ग्लोबल लोकस्ट इमरजेंसी अनाउंस किया जाता है या हो जाती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया उसको बोला गया है। और इथोपिया एंड सोमालिया से जो लोकस्ट स्वॉर्म्स है, स्वॉर्म्स मतलब ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ लोकस्ट, मतलब टिड्डियों की एक बहुत बड़ी भीड़ जो है वो इथोपिया और सोमालिया से ट्रैवल करते करते केन्या तक जा पहुंची। और उसके बाद जो अदर कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट के अदर कंट्रीज़ हैं, और 14 कंट्रीज़ में भी वो फैल गई। रेड सी एरिया में अगर देखा जाए तो लोकस्ट जो जहाँ लोकस्ट टिड्डों ने जहाँ भारी नुकसान किया है वो सऊदी अरेबिया, ओमान एंड यमन में किया। साउथ वेस्ट एशिया की बात करें तो ईरान, इंडिया एंड पाकिस्तान में इसने काफ़ी नुकसान किया। और पाकिस्तान और सोमालिया ने लोकस्ट इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, इंडिया में इस वेस्टर्न पार्ट में आप देख रहे हैं कि लोकस्ट का जो आतंक है वो काफ़ी ज़्यादा है। और जो आप रेड डॉट्स देख रहे हैं और ये पिंक डॉट्स देख रहे हैं, इसकी जो डेंसिटी है, कितना डेंस है, तो मतलब कितने ज़्यादा नंबर्स में जो यहाँ टिड्डे हैं उन्होंने अटैक किया होगा, आप ये सोच सकते हैं। दिस इज़ लाइक रेड सी एरिया, जहाँ पर यहाँ आप रेड डॉट्स देख रहे हैं। फिर यहाँ सोमालिया में आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा और बहुत बड़े एरिया में टिड्डों का जो आतंक है वो फैला हुआ है। तो ये इमेज काफ़ी अच्छे से उसको बता रही है। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक टिड्डे की पिक्चर है जिसको हम लोकस्ट बोल रहे हैं। यहाँ पर लोकस्ट क्या होते हैं और उनसे किस प्रकार की डैमेज होती है। सबसे पहले ये शॉर्ट हॉर्न ग्रास हॉपर्स होते हैं। ग्रास हॉपर्स जिन्हें हम नॉर्मली इंग्लिश में ग्रास हॉपर्स बोलते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं और जनरली इनका रहना ग्रास के बीच में होता है। ये शॉर्ट हॉर्न मतलब ये जो एंटीनाज आपको दिख रहे हैं इनको हॉर्न्स बोला जाता है और ये छोटे होते हैं। हम जनरली जो ग्रास हॉपर्स देखते हैं उनके आपने देखा होगा कि एंटीनास काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन इस टिड्डे के हॉर्न जो हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक लंबी यात्राएं करते हैं माइग्रेट करके और डिस्ट्रक्टिव बन जाते हैं। मतलब बहुत सारे टिड्डे मिलके एक बहुत बड़ी ग्रुप बनाते हैं, देन दे माइग्रेट टू डिफरेंट रीजन्स एंड वहाँ पर ये डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। और इनका जो माइग्रेशन है वो किस रेट से होता है? 150 किलोमीटर इन वन डे, 150 किलोमीटर एक दिन में ये ट्रैवल कर सकते हैं। अब इनसे जो डैमेज होती है वो कैसे होती है? ये लीव्स मतलब प्लांट्स के पत्ते, फूल, फ्रूट्स, सीड्स और उनके जो तने की छाल होती है वो सभी जगह पर अटैक करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। और उनका जो वेट होता है वो भी जो प्लांट को है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों? ऐसी कोई प्लांट है, मान लीजिए इस पे बहुत नंबर्स में टिड्डे आ गए और उनका वेट जो है वो एक साथ मिलके प्लांट पे काफ़ी भारी पड़ता है, तो ये सारे प्लांट जो हैं वो ऐसे करके डिसेंड मतलब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, धीरे से दब जाते हैं और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
डेजर्ट लोकस्ट जो है वो इंडिया में मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट माना गया है, और ख़ासतौर इंटरनेशनली भी, मतलब इंडिया और इंटरनेशनली में लोकस्ट के अंदर भी जो टाइप है डेजर्ट लोकस्ट की, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कैटेगरी के अंदर आती है। ये 35,000 लोगों के बराबर का जो खाना है वो एक दिन में, जो एक छोटी सी ग्रुप होती है टिड्डों की, वो ख़त्म कर सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि 35,000 लोगों का खाना वो एक दिन में ख़त्म कर सकती है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ छोटे ग्रुप की, बड़े ग्रुप की बात भी नहीं कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कितनी बड़ी तादाद में ये घूमते हैं और कितना बड़ा नुकसान ये हर जगह कर सकते हैं। इंडिया में 4 तरह के जो टिड्डे हैं या फिर ग्रास हॉपर्स हैं वो पाए जाते हैं। डेजर्ट लोकस्ट जो कि एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव है, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट एंड ट्री लोकस्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी APMC एक्ट। सेंटर ने रिकमेंड किया है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी जो APMC एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं उनको सस्पेंड कर दिया है 3 मंथ्स के लिए, ताकि जो फार्मर्स हैं वो अपने हार्वेस्ट या क्रॉप्स जो है वो मल्टीपल लोकेशन से लेकर किसी भी बायर या फिर किसी भी जगह पे उसे बेच सकते हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको कायम रखा जाए। अब बहुत, मान लीजिए ये दिस इज़ लाइक वन बायर, अब यहाँ से फार्मर्स आ रहे हैं हर डिफरेंट लोकेशन से और सिर्फ इसके पास ही से वो सेल करना चाहते हैं इस बायर के पास, तो यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है वो कंप्लीट फुलफिल होता हुआ नहीं दिखता है। इसीलिए टू डाइवर्सिफाई द लोकेशन सेंटर ने ये डिसीजन लिया APMC एक्ट के कुछ प्रोविजंस को सस्पेंड करने का। हम APMC एक्ट 2003 के कुछ प्रोविजंस को समझते हैं। यहाँ फार्मर्स जो किसान होती है उनको आज़ादी मिलती है कि वो अपने प्रोड्यूस को सेल कर सके। फार्मर्स अपने प्रोड्यूस को डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर्स के पास बेच सकते हैं या फिर मार्केट में भी बेच सकते हैं। ये मार्केट कोई भी सेटअप कर सकता है, लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स। अगर इन्होंने अपना मार्केट सेटअप किया तो वहाँ जाके भी फार्मर्स किसान अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट स्पॉन्सर जो हैं स्पेसिफिकली उनके पास भी बेच सकते हैं। अब स्टेट जो है उनको सेवरल मार्केट एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर एक जो मार्केट एरिया है उसको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी जो है वो मैनेज करती है। अब ये APMC कमिटी जो होती है या ये कमिटी जो हर मार्केट एरिया के लिए होती है उसके अपने मार्केट रेगुलेशंस होते हैं, और वो साथ ही साथ चार्जेस भी ले सकती है किसानों से। इन सब के अलावा न्यू मार्केट्स भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन एनी एरिया। मतलब इस एक्ट के अलावा ऐसा नहीं है कि जो मार्केट एरियाज़ बन चुकी हैं सिर्फ उतनी ही रह सकती हैं, फिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। न्यू मार्केट एरियाज़ भी इस्टेब्लिश की जा सकती है। किनके द्वारा? कोई भी लीगल पर्सन, ग्रोअर या फिर लोकल अथॉरिटीज़, इन सबको परमिशन है कि वो अप्लाई करें न्यू मार्केट्स इस्टेब्लिश करने के लिए। ग्रोअर्स के ऊपर कोई कंपल्सन नहीं है कि उन्हें जो अपना प्रोड्यूस है वो APMC के थ्रू जो एग्जिस्टिंग मार्केट्स है या उनके द्वारा मैनेज मार्केट्स है वहीं जाके सेल करें। स्पेशल मार्केट्स भी इन मार्केट्स में होता है। क्यों? क्योंकि ताकि कुछ स्पेसिफाइड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं, कुछ सेलेक्टिव कमोडिटीज़ हैं या हार्वेस्ट, उनको वहाँ पर सेल किया जा सके, और उनके प्रोविजंस भी थोड़े डिफरेंट होते हैं, रूल्स डिफरेंट होते हैं। प्रोविजंस किसके लिए होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लाइक सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फ़ी, एक ही जगह पे जो सारे तरह के मार्केट फ़ी है वो एक ही जगह पे जाके आप जो फार्मर्स है वो पे कर सकते हैं। और प्राइवेट मार्केट या कंज्यूमर या मार्केट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होती है तो वहाँ भी वो रिजॉल्व हो जाती है। इसी एक्ट के अंदर जो है वो प्रोविजंस ये सारे दिए हुए हैं। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन की बात भी यहाँ पर होती है, और रेवेन्यू जो है मतलब जो रेवेन्यू APMC अर्न करता है उससे जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात है वो भी ये प्रोविज़न APMC एक्ट के अंदर है। अब एक या एक से ज़्यादा मार्केट एरिया से जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस
परचेज़ किए जा सकते हैं थ्रू प्राइवेट यार्ड्स या फिर एग्रीकल्चरिस्ट, कहने का मतलब फार्मर से डायरेक्ट परचेज़ किए जा सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है कि डिफरेंट प्रोविजंस दी हुई है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है सेलर्स को भी, बायर्स को भी, और बीच में रेवेन्यू जो मॉडल है वो भी क्रिएट किया गया है। और ये एक तरह का फॉर्मलाइजेशन है मार्केट का। जो पहले क्या होता था कि मेडिटर्स बीच में रहते हैं, पहले अभी भी ये कंडीशन है कि मेडिटर्स बीच में रहते हैं, वो फार्मर्स को इकट्ठा करते हैं, उनके सामानों को बहुत चीप रेट में ख़रीदते हैं और उसके बाद फिर जाके उन्हें हायर रेट ऑफ रिटर्न में सेल कर देते हैं। तो वो प्रॉब्लम के लिए ये जो एक्ट है वो आई थी, और इसके अंदर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, कोई रिजिडिटी नहीं है बहुत ज़्यादा, ताकि एक किसान जो है अपने मन मुताबिक जो है वो अपने प्रोड्यूस को सेल कर सके और वहाँ से एक अच्छी प्रॉफिट कमा सके। State governments conferred power to exempt any agricultural produce for sale in market area from payment of market fee। इसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ये पावर भी दिया हुआ है एपीएमसी को कि वो किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब फ्री कर सकते हैं। किससे फ्री कर सकते हैं? मार्केट फ़ी देने से। जो मार्केट फ़ी चार्ज करती है एपीएमसी, अगर वो चाहे तो किसी प्रोडक्ट्स के लिए वो माफ़ भी हो सकती है किसानों के ऊपर। तो उसके ऊपर वो डिसाइड करते होंगे, डिस्कशन होते होंगे कि क्यों और किस लिए वो ऐसा करना है। अब मार्केट फंक्शनरीज़ की जो लाइसेंस की ज़रूरत होती है, मतलब ये मार्केट जो रन करते थे उनके लिए उनको लाइसेंस की ज़रूरत होती थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। और रजिस्ट्रेशन जो होगी मार्केट स्टैब्लिश करने की, वो एक तरह से टाइम बाउंड हो गया, मतलब इतने टाइम के अंदर वो प्रोसीजर जो है रजिस्ट्रेशन की वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, ऐसा ये एक्ट बोलती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स। आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि बहुत सारे सोलर पैनल जो है यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, और ये इस तरह की जो इंस्टॉलेशन होती है बहुत लार्ज नंबर में सोलर पैनल्स की, उसको एनर्जी पार्क्स बोला जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अपने अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो 50 गीगावाट का होगा उसके लिए अपने प्लान्स को शेयर किया है। ये जो पार्क्स हैं वो गुजरात के खवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में होगी और जैसलमेर में होगी जो कि राजस्थान में है, और दोनों पार्क्स की जो एनर्जी कैपेसिटी होगी वो 25 गीगावाट्स होगी, मतलब ईच ऑफ 25 गीगावाट्स समिंग अप टू 50 गीगावाट्स। तो ये दोनों सोलर पार्क्स के बारे में जो है इंस्टॉल, मतलब सोलर पार्क्स जो है ये दोनों वो इंस्टॉल या फिर जो है इस्टेब्लिश होगी। अब हम जानते हैं अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स, इसके बारे में। ये एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने प्लान किया है। ये एक सीरीज़ है, मतलब सिर्फ एक ही सोलर पावर प्रोजेक्ट नहीं इस्टेब्लिश की जाएगी, बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी सीरीज़ बनेगी और फिर उन्हें वन बाय वन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये स्कीम जो है अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क्स, ये स्कीम प्रोजेक्ट डेवलपर को लैंड प्रोवाइड करा देती है, फिर प्रोजेक्ट डेवलपर जो है उसमें ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस्टेब्लिश करता है, और फिर उसके बाद सोलर विंड हाइब्रिड और ऐसे जो एनर्जी है वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है, और साथ ही साथ अगर ज़रूरत हो तो उन एनर्जी को स्टोर करने के लिए स्टोरेज सिस्टम भी वहाँ पर इस्टेब्लिश या फिर कंस्ट्रक्ट या डेवलप होती है। बैकग्राउंड जानते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट का जो स्कीम है वो 2014 में शुरू किया गया था, ताकि जो सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं उनको प्रोजेक्ट्स के लिए अट्रैक्ट किया जा सके कि वो आएँ और ऐसे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करें। और इसका जो मॉडल था वो प्लग एंड प्ले मॉडल के अंदर ये जो स्कीम है वो रिलीज़ की गई। अब प्लग एंड प्ले मॉडल क्या है? कोई भी लैंड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स या जो एक डेवलपमेंट जिसके मतलब जो चीज़ें ज़रूरत है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी रेडीमेड दी हुई होती है। यहाँ पर प्रोजेक्ट डेवलपर को आके ऐसा नहीं है कि सब कुछ वापस से उसको बाय स्क्रैच सब कुछ बिल्ड करना है, ऐसा नहीं है। रेडीमेड ये एक प्रोजेक्ट है वो प्रोवाइड करा दी जाती है, और उसमें फिर वो पावर जो सोलर डेवलपर
प्रोजेक्ट डेवलपर होता है वो आके फिर आगे का काम कर सकता है। तो उसी को बोलते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। प्लग एंड प्ले मतलब यू जस्ट हैव टू प्लग योर कोड एंड उसके बाद फिर आप तुरंत जो है इंस्टेंटली काम शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थॉट बिहाइंड प्लग एंड प्ले मॉडल। इस स्कीम के अंदर जो है 25 सोलर पार्क्स गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि सेट कर लेंगे, और 25 सोलर पार्क जो होंगे उनकी ईच की कैपेसिटी होगी 500 मेगावाट और उसके ऊपर। इतनी कैपेसिटी के 25 सोलर पार्क्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, और जो फाइनली सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है उसको गवर्नमेंट को 20,000 मेगावाट जो है वो लेके जाना है। तो आप देख लीजिए कि 500 मेगावाट के ईच सोलर पार्क्स और 25 सोलर पार्क्स ऐसे करके 20,000 मेगावाट के जो सोलर पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है उस वहाँ तक इंडिया को पहुँचाना है। अब ये जो सोलर पार्क्स है 25 सोलर पार्क्स, उनका भी एक टाइम बाउंड मैनर में इस्टेब्लिश होना है। वो 5 साल के अंदर ऐसा बोला था कि 2014 में ये स्कीम रोल हुई थी, और 2014 से लेके मतलब 20 तक अगर देखा जाए, 2014-15 से लेके 2019-20 तक ये काम मतलब 5 साल के अंदर ये 25 सोलर पार्क जो है वो डेवलप हो जाने थे। हम यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो 2030 जो साल है वो उस वहाँ तक 450 गीगावाट का टारगेट रखा है। इट्स अ ह्यूज एंड लाइक ह्यूज टास्क फॉर गवर्नमेंट। 2022 तक 175 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी इंडिया के पास होनी चाहिए, जिसमें जो 100 गीगावाट है वो सोलर पावर से आना चाहिए, और जो 60 गीगावाट है वो विंड एनर्जी से आना चाहिए, और बाकी के जितने हैं वो हाइड्रो पावर और ऐसे करके आएगा। तो ये आपने देखा कि गवर्नमेंट के क्या टारगेट्स हैं। सोलर कैपेसिटी ग्रोथ यहाँ पर दिया हुआ है। 2018-9 में 6.5 गीगावाट हुआ, 17-18 में 9.4 गीगावाट जो ग्रोथ हुई है वो है। विंड एनर्जी में आप यहाँ देखिए कि कितनी ग्रोथ हो रही है। ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, हम इसे बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन स्टिल ग्रेजुअली हम धीरे धीरे अपनी सोलर कैपेसिटी और विंड एनर्जी की कैपेसिटी है उसको ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ भारतमाला परियोजना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, जो नेशनल हाईवेज जो इंडिया में उसको डेवलप करने की जिम्मेदारी होती है, उसने 2019-20 में 3,979 लाइक 3,979 किलोमीटर नेशनल हाईवे जो है वो कंस्ट्रक्ट किया। सो इट्स अ बिग ह्यूज अचीवमेंट। NHIA ने ये प्रण लिया है या ये डिसाइड किया है कि वो 27,500 किलोमीटर नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट करेगा अंडर भारतमाला परियोजना फ़ेज़ 1। तो भारतमाला के फ़ेज़ 1 के अंदर इतनी लंबी 27,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनना है, जिसके अंदर 19-20 में उन्होंने 3,979 किलोमीटर जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया, मतलब अराउंड 4,000 किलोमीटर कंस्ट्रक्ट कर दिया। हम इस परियोजना के बारे में जानेंगे क्या है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड फंडेड हाईवे प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब इसे सेंट्रली जो है वो फंड भी मिलती है और स्पॉन्सर्ड भी है, तो फुल सपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये परियोजना नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बाद जो पहले स्कीम जो चल रही है उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है इंडिया में। नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर 50,000 किलोमीटर हाईवेज रोड जो है वो बननी है। तो आप देख सकते हैं कि फ़ेज़ 1 में 27,500 किलोमीटर अगर यहाँ पर टारगेट है भारतमाला परियोजना के अंदर, तो नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर 50,000 किलोमीटर जो है वो बननी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2018-19 यहाँ पर हाईवेज़ कितने अवार्ड हुए थे, कहाँ कितना बनना था और कितना बन चुका, ये दोनों के डेटा को दिखाया है इन किलोमीटर्स। तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक 2089 में है कि अवार्ड कम हुए थे और एग्जीक्यूशन ज़्यादा की हुई है। भारतमाला परियोजना जो है
वो फोकस करता है फ्रेट एंड पैसेंजर मूवमेंट के एफिशिएंसी को बढ़ाने में। तो फ्रेंड्स, एक यहाँ पर मुझे पॉइंट याद आई है, मैं आपको पीछे वाले स्लाइड में लेके जा रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने बोला, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर 50,000 किलोमीटर बनना है। ये ऐसा नहीं है, ये फेज़ 1 के अंदर 27,500 किलोमीटर बनना है भारत परियोजना में, एंड बाकी का फेज़ 2 में बनेगा, मतलब टोटल जो है वो 50,000 किलोमीटर बनेगा। बस ये आपको याद रखना है कि नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इससे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है इन इंडिया इन रोड कंस्ट्रक्शन। कौन सा प्रोजेक्ट? भारतमाला परियोजना। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पैसेंजर और फ्रेट सर्विसेज या मूवमेंट है उसके एफिशिएंसी को बढ़ाना। अभी क्या है कि रोड्स अच्छे नहीं है या रोड्स कहीं है ही नहीं, तो जो प्रोडक्ट्स या सामान लेकर ट्रक्स या फिर पैसेंजर मूवमेंट होती है, पैसेंजर्स भी जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो स्मूथली नहीं हो पाता और बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत इरिटेटिंग भी कभी कभी हो जाता है। बहुत सारे टोल नाकाज है जहाँ पर जो गुड्स वाली ट्रक्स होती है उनको रुकना पड़ता है, उनको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है। तो एक तरह से पूरा प्रोसेस जो है वो मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो उसको एफिशिएंट बनाने के लिए ये जो परियोजना है वो शुरू की गई। ये 7 डिस्टिंक्ट फेजेस में जो है वो डिवाइडेड है, मतलब फर्स्ट फेज़ ही नहीं, बाकी लाइक 7 फेजेस तक इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो होती रहेगी और इसको 5 ईयर पीरियड्स में कंप्लीट करना है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में क्या है, ये NHAI एक्ट 1988 के अंदर सेटअप की गई है। इसे नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है, मतलब NHAI जो है वो नेशनल हाईवेज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाली अथॉरिटी है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें क्या होता है कि जो मेजर हाईवेज़ हैं इंडिया के उनको अपग्रेड करके काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का बनाना है। आप यहाँ देख सकते हैं भारतमाला परियोजना के बारे में मैंने दिया है, यहाँ पर 83,677 किलोमीटर ऑफ रोड्स बनने हैं, 50 नेशनल कॉरिडोर्स बनाने हैं और जो 40% मूवमेंट होता है फ्रेट मूवमेंट उसको इंक्रीज़ करके 70 से 80% करना है। टोटल जो इसका कॉर्पस है, कितना मनी दिया गया है इसको, 5,35,000 करोड़। इंटर कॉरिडोर्स, फीडर रूट, सारी चीज़ें, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, कोस्टल रोड एंड पोर्ट कनेक्टिविटी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इन सबको मिला के एक टोटल जो लेंथ है वो अचीव करनी है भारतमाला परियोजना को। बैंक सखी एंड बैंक कॉरस्पॉन्डेंट सखी, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बैंक एज अ बैंक बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट काम कर रहे हैं फॉर बैंक्स और डिस्बर्समेंट ऑफ लोन के लिए, उनका जो फर्स्ट एक्स ग्रेशिया ग्रांट है 500 रुपये, इनको प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है उन्होंने जो है वो डिस्पर्स कर दिया है। तो मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ। जो वुमेन एज अ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट ऑफ बैंक काम कर रही है, जिनको हम बैंक सखी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना के जो 500 रुपये फर्स्ट ट्रांस ऑफ मनी था उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है। और ये जो 500 रुपये प्रोवाइड किए गए हैं वुमेन्स को, वो कोविड-19 लॉकडाउन के तहत उन्हें एक तरह से रिलीफ अमाउंट जो है वो दिया गया है जनधन योजना के अंदर। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट कौन होते हैं? ये एक तरह से इंडिविजुअल एजेंट्स होते हैं जो बैंक्स के द्वारा एंगेज किए जाते हैं फॉर बैंकिंग सर्विसेज, लेकिन ये बैंक ब्रांच या ATM में ही अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स जो है, किसी भी तरह की अगर गलती होती है बैंक्स कॉरस्पॉन्डेंट से तो उसके लिए बैंक्स जिम्मेदार होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? बोरोवर्स को आइडेंटिफाई करना, लोन एप्लीकेशन की जो प्रिलिमिनरी प्रोसेसिंग होती है उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी वो बैंक कॉरस्पॉन्डेंट या बैंक सखी के ऊपर होती है। अवेयरनेस क्रिएट करना सेविंग्स के बारे में या फिर बैंक के अदर प्रोडक्ट्स के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप को मॉनिटर करना, इन सब का भी ये बैंक सखी का काम है। वो स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई रूरल पर्सन अगर वो बैंक नहीं जा पाया तो बहुत जो डिपॉजिट होती है वो उसको
कलेक्ट करके और उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। कौन? बैंक सखी ये कर सकती है। फिर इंटरेस्ट अगर लोन का कलेक्ट करना है तो वो भी कर सकती है। प्रिंसिपल अमाउंट वो भी रिकवरी जो होती है वो बैंक सखी ऐसा कर सकती है। अब इन लोगों को जो बैंक है वो बैंक सखी या बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट बना सकता है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले पोस्ट ऑफिस हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, एनजीओ हो सकता है, पेट्रोल पंप के ओनर्स हो सकते हैं, किराना, मेडिकल, और इन सब के जो ओनर्स होते हैं उनको एज अ बैंक कॉरस्पॉन्डेंट रखा जा सकता है। रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज़, रिटायर्ड टीचर्स, ये सभी लोग जो ऑलरेडी कंट्री में सर्व कर चुके हैं और नॉलेज है जिनको फाइनेंस की, उनको एज अ बैंक कॉरस्पॉन्डेंट बैंक रख सकती है। और फिर जो कंपनीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वो भी एज अ बैंक कॉरस्पॉन्डेंट काम कर सकते हैं। द टॉपिक इज जे मोर टनल। जम्मू कश्मीर में जे मोर टनल के लिए एक कंसेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि 6.5 किलोमीटर ये जो टनल है उसको पूरा किया जा सके। प्रोजेक्ट के अंदर मेंटेनेंस होगी टनल की और उसके कंस्ट्रक्शन की भी बात की गई है। और ये किस मॉडल पे ये कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस होगी वो है डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र एनवीटी बेसिस मॉडल, मतलब DBFOT एनवीटी बेसिस मॉडल। आपने मॉडल्स के नाम सुने होंगे जैसे बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफ़र मॉडल। उसी तरह से डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, कहने का मतलब जो डेवलपर है वो उसे डिज़ाइन भी करेंगे, बिल्ड करेंगे, उसकी फाइनेंस भी देखेंगे, ऑपरेट भी करेंगे और फाइनली जो है वो गवर्नमेंट को ये टनल ट्रांसफ़र कर देंगे। जे मोर टनल के बारे में हम जानते हैं, ये एक ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टनल है। मतलब हर एक वेदर में ये रोड कनेक्टिविटी को मेंटेन करेगी, चाहे वो हाई स्नोफॉल हो या हाई रेनफॉल हो, दोनों ही कंडीशन में ये टनल कनेक्शन प्रोवाइड कराएगी। और ये कनेक्ट किस टूरिस्ट स्पॉट को करेगी? सोनमार्ग टूरिस्ट स्पॉट, जो कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। लोगों को बहुत ही पसंद है वहाँ जाना, घूमना, और वहाँ बहुत ही हाई स्नोफॉल होती है सोनमार्ग में। जो टनल है उसको ये जो नेम मिला है वो उस बेसिस पे मिला है क्योंकि ये टनल जो है एक फॉर्मेशन क्रिएट करती है जेड शेप में। मतलब जेड शेप में इस तरह से एक टनल जो है फॉर्मेशन क्रिएट करती है सोनमार्ग और गगनगीर जो एरियाज़ हैं उनके बीच में। अगर आप देखें तो एक तरह की जेड जो शेप है आपको नज़र आएगी, तो इसीलिए इसे जे मोर टनल कहा गया है। जोजिला टनल जो कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, और ये जे मोर टनल, इसके आ जाने से ईयर लॉन्ग रोड कनेक्टिविटी बनी रहेगी श्रीनगर और कारगिल के बीच में। अब हम देखते हैं कि ये टनल की जो शेप है या फिर ये इसके जो फीचर्स हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स, वो हम इस इमेज के थ्रू समझेंगे। जे मोर टनल, द कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन स्टार्टेड। डेडलाइन जो इसकी थी 2016-17 थी। ये जे मोर टनल है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जोजिला टनल भी प्रेजेंट है। इस माउंटेन के नीचे जोजिला टनल जो कि 13-14 किलोमीटर की है, वो भी ये जो रोड है उसको कनेक्ट करती है, और यहाँ पर आ जाती है जे मोर टनल। 3,000 करोड़ के करीब इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो होती है। ये ऑल वेदर जो कनेक्शन है वो लद्दाख को प्रोवाइड कराएगी। लद्दाख जो कि 6-7 महीनों के लिए क्लोज़ हो जाता है श्रीनगर से और उस प्रॉब्लम को जो है ये जो टनल है वो रिजॉल्व कर देगी। श्रीनगर और लेह के बीच में जो अभी टाइम लगता है ट्रैवल करने का वो कम हो जाएगा। और अगर कारगिल, सियाचिन या फिर चाइना की तरफ, चाइना बॉर्डर पे अगर नेक्स्ट ट्रूप्स ऑफ आर्मी या फिर इंक्रीज ट्रूप ऑफ आर्मी अगर भेजना है तो उसके लिए भी जो क्विक रीइंफोर्समेंट होती है वो भी हम सेंड कर सकते हैं थ्रू दिस टनल। यहाँ पर जे मोर टनल एंड जोजिला टनल के बीच में कंपैरिजन हुई है। ये देखिए, जोजिला टनल इज़ लॉन्गेस्ट देन जे मोर टनल। अप्रूवल दोनों को ही 2005 में मिली थी,
लेकिन जो यहाँ पर वर्क है वो ज़ेमो टनल की 2015 में शुरू हुई और जो जॉर्जिना टनल है उसका काम 2018 में शुरू हुआ। फिर प्रोजेक्ट जो है 2019 में एक्सक्यूज़ मी 2019 में टर्मिनेट हो गया। फिर फ्रेश बिड इनवाइट की गई। उसके बाद भी टेंडर जो है वो कॉस्ट एंड एस्केलेशन, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ रही थी, इसीलिए उसको टर्मिनेट कर दिया गया था। फिर यहाँ पर भी 2019 में इसे टर्मिनेट कर दिया गया था ज़ेमो टनल के लिए, लेकिन फिर से फ्रेश बिड इनवाइट हुई और 4 बिड्स जो है वो रिसीव भी हुई। उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई।